हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एम कुमार मैडी और आपके लिए लेकर आया हूं हमारा सबसे एक्सक्लूसिव शो लेट्स टॉक विथ मैडी, जिसमें हम आपको बिहार के उन तमाम विभूतियों से मिलवाएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे राज्य, हमारे शहर और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं बिहार के सबसे युवा गणितज्ञ और वैज्ञानिक शुभम सिन्हा जी से। कहते हैं कि पुत्र के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कुछ ऐसे ही विशेष प्रतिभा के धनी हैं हमारे आज के अतिथि, जो बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। गणित विषय एक ऐसा विषय है जिससे लगभग हर बच्चे दूर से ही भागते हैं। वहीं शुभम सिन्हा जी की रुचि बचपन से ही गणित विषय में रही। किशोरावस्था में ही इन्होंने कोलंबिया में आयोजित मैथमेटिक्स ओलंपियाड में 112 देशों को पछाड़ते हुए अपने भारत के लिए रजत पदक प्राप्त किया और अपने देश का मान बढ़ाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से शुभम सिन्हा जी ने 2017 में गणित विषय से ही स्नातक किया। शुभम सिन्हा जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो से गणित विषय में ही पीएचडी भी की। वर्तमान में शुभम सिन्हा जी यूनेस्को की शाखा इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं और देश के सबसे युवा वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ के रूप में इन्हें पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। नमस्कार शुभम जी। आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो गणित से दूरी बनाते हैं, एक डर सा होता है बच्चों के मन में, लेकिन आपने बचपन में ही गणित से दोस्ती कर ली। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने बचपन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताएं। बचपन से मेरा इंटरेस्ट पजल सॉल्व करने में था और चेस जैसा गेम खेलने में, सुडोकू सॉल्व करने में हमको काफ़ी मज़ा आता था। और जैसे जैसे बड़े हुए मैथ्स की तरफ मेरा जो इंटरेस्ट था वो एक तरह से एक ऐसे सवाल को सॉल्व करने में जिसमें आपको कुछ डिफरेंट तरीके से सोचना हो और फिर वो फाइनली उस स्टेप पे आप पहुंचे कि आपको समझ आए वो कोई जो आपका सवाल है वो एक्चुअली क्यों सही है और उसको आप सिद्ध कैसे कर, प्रूफ कैसे कर सकते हैं। चुनौती की तरह आप देखते थे उसको। एक तरह से चुनौती की तरह। और उसी दौरान मेरा इंट्रोडक्शन हुआ इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जैसे प्रॉब्लम का, जो स्कूल लेवल पे दुनिया का सबसे क्रिएटिव और सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। और क्लास 9 जब पटना में थे उस समय हम, तो यहाँ पे कुछ और वैसे स्टूडेंट्स मिले जिनके साथ हम लोग एक तरह से होता है ना, हम इंटरेक्शन वाला एक हम अपने दोस्त लोग को प्रॉब्लम देते, फिर वो सॉल्व करते, फिर एक तरह से और फिर वो समझते। तो वैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। फिर बाद में जैसे और पढ़ाई किए तो फिर पता चला कि मैथ पजल से कुछ और बढ़ के भी है। मैथ एक तरह का स्ट्रक्चर है जो आपको समझना पड़ता है। आपकी दृष्टि बदली यहाँ से। हाँ। गणित को लेके जब जैसे आप ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको फिर समझ आता है कि बस पजल सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं है। आपको उसका स्ट्रक्चर समझना होगा, उसका इम्पोर्टेंस समझना होगा। जैसे कि जो प्रूफ, हम लोग जो मैथ्स में प्रूफ की बात करते हैं, तो प्रूफ एक तरह से आप कोई भी, बस वो मैथ में तो ऑब्वियसली उसी आधार पे बेस्ड है, वो प्रूफ के बिना चलता नहीं है। पर अगर किसी और भी, जैसे साइंस में मैथ का बहुत ज़्यादा यूज़ है और साइंस भी एक तरह से रिलेटेड सब्जेक्ट है, वो लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें भी मेरी रुचि बहुत ज़्यादा थी। एक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में थोड़ी कम थी, पर इन दो सब्जेक्ट्स में। और इसके बाद जब 11th-12th में और मेरा इंटरेस्ट जागा, फिर फर्स्ट टाइम जब हम क्लास 11th में नेशनल मैथ्स ओलंपियाड टीम के लिए सिलेक्ट हुए, तो तब मेरी मुलाकात हुई कुछ प्रोफेशनल मैथमेटिशियन गणितज्ञ से। वो होमी भाभा सेंटर मुंबई में, जहाँ पे हम लोग का एक नेशनल कैंप होता है, वहाँ से फिर इंडियन टीम बाहर जाती है। तो वहाँ पे जाके मुझे एक्चुअली पता चला कि ये भी
एक डायरेक्शन हो सकता है लाइफ में। और बहुत क्योंकि हम जो जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं मोस्टली वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं मैथ में, तो वो सब मिले, पर मोस्टली वहाँ पे जो प्रोफेसर से मिले तो उनसे उनके पढ़ाने का तरीका, हम लोग का कॉन्सेप्ट्स जिस तरह से वो पढ़ाए वो बहुत आपको और ज्यादा रुचिकर लगा। हाँ। शुभम जी, आमतौर पे आप जैसे विशेष क्षमता वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपके प्रश्नों का उत्तर आमतौर पे लोगों के पास होता नहीं, तो आपको इस बाबत क्या क्या परेशानी आई? तो हमको जो भी हमको पढ़ना अच्छा लगता था और वो तो आपको दिख ही रहा होगा, तो मेरा टेंडेंसी रहता था कि हम आगे से आगे पढ़े। जब क्लास 9-10 में थे तो हमको कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था, तो हम 11 क्योंकि मेरा भैया बड़ा था, उसके पास सारी बुक्स थी, तो हम एक्चुअली चाहते थे कि हम आगे का और जाने कि केमिस्ट्री में, मतलब साइंस में और मैथ्स में क्या क्या हो रहा है। और उससे एक तरीका आप अपना क्यूरियोसिटी पूरा करने का है कि आप आगे बढ़ते जाइए, आप पढ़ते जाइए आगे। उसमें फिर टीचर्स का रोल ये आता है, जैसे आप अगर क्लास 9th में और आप पढ़ रहे हैं थोड़ा आगे, तो ऑब्वियसली कुछ टीचर्स को कुछ आइडिया है तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ टीचर्स ने किया भी सपोर्ट। पर जब क्लास 11-12 में जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हम नाम नहीं लेंगे, गए तो वहाँ पे थोड़ी अजीब चीज़ होने लगी। वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग जो स्टूडेंट्स थे, लाइक कुछ स्टूडेंट, जैसे मेरे केस में क्लास 11th एंड क्लास 12 बिगनिंग तक सारा सिलेबस ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो गया था। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो चाहते थे कि हम क्लास 12 में बस उसी क्वेश्चन को बस सॉल्व करते रहें, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई के लिए मार्क्स अच्छा है, पर हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो उस समय क्या होता है कि कई बार क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में आपको रैंक दिखाना है सामने, पर तो आप बच्चों को एक्चुअली उस समय कंटेन कर रहे हैं, जबकि अगर आप 11th-12th का सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आप आगे पढ़िए और कुछ नया समझिए। क्वेश्चन बनाना मेन उद्देश्य नहीं है पढ़ाई का। तो उस केस में कुछ टीचर्स हमको ऐसे भी मिले जो हमको रोकना चाहे, बोले कि अभी आगे का मत पढ़ो। और मेरे साथ तो मतलब हमको तो पता था कि हमको कुछ आइडिया था कि हमको क्या करना है, हमको पता था कि हमको साइंस में जाना है, आपका कंसेप्ट क्लियर था। हाँ, पर मेरे साथ भी कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो करना चाहते थे, वो एक्चुअली वो कई बार परेशान भी हुए कि उनको जो सेट सिलेबस है उसे आगे पढ़ने के लिए मना किया जाता है, एक्चुअली डिस्करेज किया जाता है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, पर ये होता है हम लोग के सोसाइटी में। एक्चुअली ये बना सिस्टम, उससे आगे निकलने की अनुमति मिलती नहीं बच्चों, क्योंकि आप बस एक एग्जाम के लिए पढ़ने की तैयारी कराना चाह रहे हैं, जबकि आपको बच्चों को तैयार करना है कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करने के लिए, विषय के समझ के लिए। हाँ, और उसमें आप बच्चा जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहे उसमें आप उसको हेल्प कर सकते हैं। उससे फिर हम लोग का एजुकेशन सिस्टम और बेटर होगा, ना कि उसे एक या दो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर बस करते रहें। शुभम जी, आप इस देश के सबसे युवा वैज्ञानिक और गणितज्ञ हैं। आप इस देश के शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं, और इसे अपग्रेड करने के लिए यदि आपके पास कुछ सुझाव हो तो कृपया दें। तो जब हम लोग एजुकेशन सिस्टम का बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज आता है, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन। तो हम लोग स्कूल एजुकेशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को नहीं होती है, वो उनके टीचर्स को होती है और स्कूल को होती है। जबकि कॉलेज में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस समय वो लोग बच्चे अडल्ट होते हैं तो उनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑब्वियसली कॉलेज एजुकेशन में बहुत सुधार की जरूरत है, और इनफैक्ट हम लोग के सोसाइटी में अच्छे कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत फंडिंग भी चाहिए और वैसे प्रोफेसर्स चाहिए, रिसर्च एनवायरनमेंट चाहिए। वो हम लोग अभी अलग रखते हैं। तो स्कूल एजुकेशन में पहली बात हम ये कहना चाहते हैं, अगर
एज अ सोसाइटी हम लोग को सुधारना है तो हम लोग को एजुकेशन रिसर्च पे भी फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल। हम लोग को एक्चुअली फोकस करना होगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे और एजुकेशन रिसर्च पे, जिसमें कि मतलब पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन रिसर्च एक बड़ा टॉपिक खुद ही है। जी बिल्कुल। जिसमें आपको पता चलता है कि किस तरह से बच्चों में क्यूरियोसिटी और लाइक उनको कैसे आप एक्चुअली होता है ना, मतलब खुश, मतलब एग्जैक्टली हिंदी में वर्ड्स नहीं पता है, पर उनको एक्साइटेड रखते हैं या फिर उनको एंगेज्ड रखते हैं, रुचि बढ़ाने के लिए। तो वो करने के लिए टीचर्स को भी एक्चुअली रुचि होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और टीचर्स जब उनके पास ज्यादा लोड होता है तो वो ऑलरेडी बहुत सारे टीचर बहुत काम कर रहे हैं, पर उनके पास ज्यादा लोड होता है तो इस कारण, और वो सेम ही चीज पढ़ा रहे हैं बार बार, तो वो एक तरह से बंध जाते हैं, बोर हो जाते हैं। जबकि हम लोग के सोसाइटी में अगर आप एजुकेशन में, रिसर्च में और टीचर ट्रेनिंग्स में आप उनको टीचर्स को एंगेज करेंगे, टीचर्स को एक्चुअली बताएंगे, मतलब उनको भी इसका हिस्सा बनाएंगे कि आप कैसे बेटर पढ़ा सकते हैं और क्या नया चीज आ रहा है उससे उनको अपडेट करते रहें, तो वो बच्चों पे भी बेटर असर पड़ेगा। शुभम जी, ये जो नए ज़माने की ज़ात है, अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये नई चीज़ लाई गई है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। लेकिन जब आप पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक रहे, जैसे सीवी रमन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं दी हमारे देश को। तो उनके भी तो गुरु रहे होंगे, तो उनको कैसी शिक्षा व्यवस्था मिली कि उन्होंने ऐसे शिष्य तैयार किए हमारे देश में? तो तब की शिक्षा व्यवस्था और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या अंतर पाते हैं आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले भी बहुत अच्छे शिक्षक हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, पर वक्त के साथ, टाइम के साथ जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो चेंज होती हैं। जैसे 20 साल पहले कंप्यूटर साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट होता भी नहीं था, और वो फिर चेंज आया और हम अब कंप्यूटर साइंस क्लास लाइक स्कूल में पढ़ते हैं। तो उस तरह के चेंजेस एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम होने की वजह से रहती है। और दूसरी बात यह है कि कुछ शिक्षक अच्छे नेचुरली होते हैं, बिल्कुल, पर एज अ होल अगर हम लोग को एजुकेशन सिस्टम सुधारना है जिसमें कि हर एक शिक्षक को एटलीस्ट उतनी जानकारी हो, क्योंकि हम लोग का स्पेशली बिहार बहुत बड़ा राज्य है, तो हम लोग हर एक शिक्षक को एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दें कि बच्चों को इंफॉर्मेशन जाए, और उससे फिर उनके पास वो एटलीस्ट मौका रहे कि वो आगे बढ़ के एक अच्छे वैज्ञानिक, एक अच्छे म्यूजिशियन या एक अच्छे हिस्टोरियन कुछ भी बन सके, जो चाहे वो बन सके। शुभम जी, आप देश के एक युवा वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, और हमारा ये जो देश है आध्यात्म विशेष है, बड़ी महत्ता है अध्यात्म की हमारे देश में। तो आप की दृष्टि में विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? मेरे हिसाब से साइंस और अध्यात्म बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो साइंस क्या है, ये पहले ये समझते हैं। साइंस में आप एक थियरी, एक मान्यता अपना बनाते हैं, और फिर उसको आप एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा आप टेस्ट करते हैं, उसको एक प्रूव नहीं, टेस्ट करते हैं। अच्छा। और चेक करते हैं कि वो जो मान्यता, वो जो थ्योरी है वो उस पे वैलिड है कि नहीं, सही है कि नहीं, वो उस पे काम कर रही है कि नहीं। अगर नहीं करती है तो आप उस थ्योरी को आप नकार देते हैं। तो साइंस का काम ये है कि आप थ्योरीज बनाएं जो हम लोग के जो नेचर है, हम लोग का जो वर्ल्ड है उसको अच्छे से समझे, और जो भी चीज उस पे खरी नहीं उतर रही है उस टेस्ट पे, उसको आप नकारते जाइए। तो वो सदियों से चला आ रहा है साइंस में। जैसे, और ये बस साइंस की बात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मून का, चंद्रमा का।
सो चंद्रमा आप देखते हैं कि उसका फेजेस होता है, तो वो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाती रहती है। जी बिल्कुल। तो वो कैसे होता है? मान लीजिए आप सोचिए, आप 2000 साल पहले चले गए, तो हमेशा से हम सब लोग पूछते हैं क्यों होता है। तो बहुत सारी थ्योरीज है, मतलब हर एक डिफरेंट कल्चर्स में, वर्ल्ड में डिफरेंट थ्योरीज है वो ऐसा क्यों होता है। तो फिर तो आप उस थ्योरी, उस मान्यता को आप उसको टेस्ट कीजिए कि और देखिए कि वो एक्चुअली खरी उतर रही है कि नहीं। उसमें से एक मान्यता है, एक थ्योरी है कि कोई उसके आके खाते जा रहा है, मतलब चांद को खाते जा रहा है फिर उगल रहा है। तो अगर मान लीजिए ये एक थ्योरी है आपकी, तो इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, रियली टेस्ट नहीं कर सकते। पर एक वैलिड लॉजिकल थ्योरी जो बाद में आए कि चांद पृथ्वी की ओर का चारों चक्कर लगा रहा है, तो ये थ्योरी हुआ। अब इसको टेस्ट कैसे कीजिएगा? तो इसको टेस्ट करने के लिए आप कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कि सूरज किधर है, आप एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन कीजिए, सूरज किधर है, पृथ्वी किधर है और शैडो कितना बन रहा है। तो उससे आप फिर उसको यूज करके आप उसको कैलकुलेट कर अनुमान लगा सकते हैं। फिर कितने दिन में पूर्णिमा और अमावस्या होता है वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो और उसको फिर अभी जैसे अब तो बहुत आधुनिक हो गया पिछले कुछ साल में, तो आप एक चांद पे आप एक रॉकेट भेज भी सकते हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं कि आपको अर्थ दिख रहा है, सन दिख रहा है और कैसे शैडो बन रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक हाइपोथेसिस है, वो आप टेस्ट कीजिए और जब टेस्ट करें अभी 2000 साल बाद, अभी के युग में आप देख सकते हैं कि ये खरा उतर रहा है। वैसे ही बहुत सारी मान्यताएं। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि साइंस जो है किसी भी चीज, किसी भी मान्यता को नकार सकता है, पर आध्यात्म में किसी भी चीज को आप नकार नहीं सकते। अगर जो आपका थ्योरी है, आपको उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते, मान लेना होता है केवल, उसमें मान लेना कि वो आप पूछ सकते हैं क्यों होता है, पर साइंस में पूछना होता है कैसे होता है, और वो कैसे का जवाब साइंस के थ्रू आपको मिलता है। और वो थ्योरी बार चेंज होते रहती है। और जब आप चेंज करते हैं थ्योरी, आप अगर मान लीजिए कि कोई थ्योरी अभी सब लोग मानते हैं उसको, अगर उसको आप चेंज, जैसे E=mc² आपने कहा था मैं उनसे बात करते हुए, तो अगर उसको आप गलत मानेंगे तो आपको एक नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा उसके लिए। बिल्कुल। तो वो इसलिए नहीं मानते हैं कि पुरानी बात है, मान्यता है, इसलिए मानते हैं कि वो आप उसको नकारिए, आप नया चीज लाइए। अगर वो अच्छे से आपके हाइपोथेसिस अच्छे से, आपका थ्योरी अच्छे से बैठ रहा है उसमें, तो वो उसकी तरक्की होती है साइंस में। अच्छा शुभम जी, मुझको ये ज्ञात हुआ है कि आप गणित और विज्ञान के साथ साथ संगीत और खेल में भी विशेष रुचि रखते हैं, तो मैं थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूंगा। एक तरह से समझिए कि कोई भी इंसान एक चीज नहीं कर सकता है। जैसे हम साइंस 24 घंटा नहीं पढ़ सकते, और हमको करने के लिए कुछ चाहिए लाइफ में जिसमें कि हमको मन लगता है खुद अपने लिए। और म्यूजिक एक ऐसा चीज है जिसमें अधिकतर लोग सुनते हैं, कुछ लोग हम जैसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गिटार है, तबला है। क्या बात है, और आपके बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। और वायलिन भी सीखा मैंने एक साल। अद्भुत। और स्पोर्ट्स में मतलब बैडमिंटन मेरा सबसे प्रिय स्पोर्ट है, जो एक तरह से लाइक मेरा लाइफ का पार्ट है। और वो पार्ट होने से, जैसे हम जाते हैं म्यूजिक या स्पोर्ट्स स्पेशली में, तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। जब बैडमिंटन खेल रहे हैं तो दिमाग से सब कुछ क्लियर हो जाता है और उससे रिफ्रेश फील करते हैं। सारा फोकस आपके सारा फोकस खेल पे। जब वो माइंड क्लियर होता है, वो आई थिंक इन जनरल लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे फिर वो रिफ्रेश्ड नेक्स्ट डे अपना काम पूरी एनर्जी के साथ कर सकते हैं। शुभम जी, आपने आमतौर पे देखा होगा कि गणित एक ऐसा विषय है जिससे लगभग बच्चे बहुत डरते हैं। मैथ्स फोबिया होता है बच्चों में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई तकनीक है, कोई ऐसा टूल्स है जिसके जरिए बच्चों के जहन से, बच्चों के मन से गणित का डर हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? मैथ को हम लोग सोसाइटी में बहुत ज्यादा थोड़ा बढ़ा चढ़ा देते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि
मैथ्स हमारे इंटेलिजेंस का एक माप तय करता है, वो एक्चुअली हम लोग को सोसाइटी में थोड़ा कम करना चाहिए। मैथ एक्चुअली एक वैसे ही सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट में आपको समझना है, पढ़ना है, उस तरह से समझिए। तो फिर जब उसको आप ऐसा मान नहीं दे देंगे कि वो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से बस हम लोग जो है ना, एटलीस्ट पेरेंट्स लोग, टीचर्स लोग, ये बोलना बंद करें कि मैथ बहुत बहुत मुश्किल है, अच्छा, ये यहीं से ये विषय ज्यादा जटिल हो गया बच्चों के। क्योंकि वो दिमाग में बैठ गया है कि मैथ बहुत जटिल है। अच्छा, बिल्कुल सही। तो उसको बस आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज कीजिए, यानी कि बच्चों के सबकॉन्शियस से निकालना होगा हाँ। कि गणित जो है बहुत जटिल विषय। ये बोलना भूल जाए कि मैथ आप डिटरमाइन करता है आप कितने इंटेलिजेंट है, जी बिल्कुल। क्योंकि हर एक इंटेलिजेंस एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, हर एक चीज का डिफरेंट इंटेलिजेंस है, वो विद्वता का प्रमाण। वो एक लाइन में नहीं है, सब अलग अलग है। जी लाइक आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस अलग है सब, तो इसीलिए हम लोग को सोसाइटी में थोड़ा सा उसका डर का खुद कम करना पड़ेगा, तो उससे बच्चे खुद डरेंगे कम। बिल्कुल सही है। कमाल का सुझाव है, और बच्चों को अगर इस तरीके से तैयार किया जाए तो जाहिर सी बात है बच्चों में निखार जरूर आएगा। हाँ। शुभम जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। हमारे प्रश्नों का जो आपने उत्तर दिया, मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को आपकी तमाम बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि आपकी सभी बातें बहुत जानकारी भरी थी, जिससे हमारे युवा वर्ग के सभी लोग बहुत ही प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे शुभम सिन्हा जी, बिहार के युवा वैज्ञानिक, युवा गणितज्ञ। मैं आशा करता हूँ कि इनसे जो बातें हुई आपको बेहद रोचक और अच्छी लगी होंगी। हम आशा करते हैं कि आपको लेट्स टॉक विद मैडी का ये पहला एपिसोड खूब आया होगा। हम पुनः मिलेंगे आपसे लेट्स टॉक विद मैडी के दूसरे एपिसोड में, बिहार के ऐसे ही किसी जानी मानी बड़ी विभूति के साथ, किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।